कविता जोशी आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 4 भाषा पाठ्यचर्या के आर पार उसकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक लिया है, जिसमें आपको बताएंगे कि उच्चारण दोष के मुख्य कारण क्या होते हैं और जो उच्चारण अशुद्ध हो जाता है उसे शुद्ध करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो आप सबसे पहले शुरुआत में लिखेंगे प्रश्न का उत्तर देते हुए कि हिंदी भाषा एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अतः अक्षरों का उच्चारण ध्वनि के अनुसार होता है। जैसे क वर्ण है तो इसकी उच्चारण ध्वनि भी क ही होगी, किंतु भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ध्वनि का उच्चारण विभिन्न प्रकार से होता है, अतः शुद्ध उच्चारण में दोष होने के कई कारण हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो इसलिए वो अपनी सहूलियत के अनुसार जो है उन ध्वनि शब्दों का, जो हमारी हिंदी भाषा के जो ध्वनि शब्द हैं उनका उच्चारण करते हैं, इसलिए उच्चारण से संबंधित दोष आ जाते हैं। तो अब उन दोषों में सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा दोष क्या है? नंबर 1 है शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण करना। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि मनुष्य जन्म के बाद अपने घर में रहता है, फिर घर के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाता है? विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने। तो उस समय विद्यालय में कक्षा में जब वो अपना अध्ययन शुरू करता है, तो उस समय जो उसका टीचर होता है, जो उसका शिक्षक होता है, यदि उसका उच्चारण गलत होगा, अशुद्ध होगा, तो बच्चा वैसा ही बोलना सीख जाता है। देखिए, कई बार अध्यापकों के द्वारा भी उच्चारण अशुद्ध हो जाने पर बच्चा गलत उच्चारण करना सीख जाता है। जैसे स और श ध्वनि में सही अंतर न कर पाने के कारण उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। तो कई बार बाय मिस्टेक अध्यापक से भी ऐसा बोला जाता है या बोल दिया जाता है इस तरह से, तो बच्चा जो है उसी तरह से ही उसको भी आदत हो जाती है और वह भी ऐसे ही बोलने लग जाता है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारण। कई बार भय से, झिझक से या शंका से आदि मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। भाई, जैसे बच्चा बोलना कुछ चाहता है या हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम डर के मारे हम कुछ दूसरा ही शब्द यूज़ कर जाते हैं, या झिझक होती है हमारे अंदर जब हम खुल के नहीं बोल पाते, या हमें किसी बात को लेकर डाउट होती है, तो जब हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम सही ढंग से उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, तो ये क्या है? उसका वैज्ञानिक कारण है अशुद्ध उच्चारण का। ठीक है। फिर आता है असावधानी या लापरवाही, उसके कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। जैसे हम किसी का नाम बड़े होने पर उसे संक्षिप्त में बुलाकर लापरवाही बरतते हैं। जैसे किसी का नाम बड़ा रखा जाता है, जैसे विश्वनाथ है, वीरेंद्र है, देवांश है, तो इन नामों को हम पूरा नाम ना बुलाकर शॉर्टकट में बुलाते हैं, ऐसे कहते हैं कि ये तो निकनेम है। क्यों? हम पूरा नाम बोलने में जो है ना लापरवाही करते हैं कई बार। तो इसी तरह से जैसे देवांश है तो हम उसको क्या बोलेंगे? देव या देवू, है ना, घर का नाम। या जैसे वीरेंद्र है उसको हम बोलेंगे वीरू। तो ये सब क्या है? ये हमारी लापरवाही है कि हम शुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहते। उसके बाद आता है आपका सामाजिक प्रभाव। बालक घर या समाज में रहकर भी बहुत से शब्दों का अशुद्ध उच्चारण अनुकरण द्वारा ज्यों का त्यों सीख जाते हैं। जैसे स्कूल का स्कूल, अस्पताल का अस्पताल आदि। ठीक है ना। सामाजिक प्रभाव कब होता है? जब आप घर में होते हो, आपका घर का माहौल, आपका पारिवारिक प्रभाव, और दूसरा आपका समाज का प्रभाव, कि आपके समाज के लोग शब्दों को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, तो उसी तरह से उन शब्दों को सुनकर अनुकरण के द्वारा, है ना, यानी सुनकर बोलना, तो बच्चा जो है इसी तरह से फिर अशुद्ध उच्चारण करने लग जाता है। फिर आता है शुद्ध शिक्षण का अभाव।
यानी जब आपका शिक्षण क्रिया जो है वो शुद्ध ना हो तो भी हम जो है अशुद्ध उच्चारण करने लग जाते हैं। देखिए, जब बालक जब भी अशुद्ध उच्चारण करे तो उसे वहीं टोक कर शुद्ध करवाना चाहिए और कारण का भी पता लगाना चाहिए। यानी जब आप शिक्षण कराते हैं तो एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वो बच्चे को अगर वो गलत बोलता है, उच्चारण सही नहीं करता है, अशुद्ध करता है, तो उसे तुरंत उसी समय टोक दिया जाए और उसे सही उच्चारण जो है, शुद्ध उच्चारण उससे करवाया जाए, उससे वही शब्द जो है शुद्ध रूप में बुलवाया जाए। और ऐसा वो क्यों कर रहा है इसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका ध्वनि यंत्र में विकार। अब ध्वनि यंत्र क्या है? मनुष्य के गले का ध्वनि यंत्र में यदि कोई विकार आ जाए तो भी वह हकलाना या नाक से बोलने का प्रयास करता है। जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि जैसे हमारे गले में ही कोई दिक्कत होती है तो उस समय क्या है, हम या तो हकलाकर बोलने लग जाता है या वो व्यक्ति या फिर वो नाक से बोलने लग जाता है। तो ये सब क्या है, उसके ध्वनि यंत्र की समस्या होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर हकलाता है और हकला के बोलना चाहता है, नहीं, वो उसके ध्वनि यंत्र की समस्या होती है, उसके गले में कुछ ना कुछ इस तरह की समस्याएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बोली का प्रभाव। बालक जन्म से जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की बोली का प्रभाव उसकी भाषा पर पड़े बिना नहीं रह पाता है। जैसे कुछ शब्द हमारी भाषा में ऐसे शामिल हो जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं, है ना, समझ गए ना। आप जैसे जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जहाँ पर आपका बचपन बीता होता है, आप जन्म के समय जहाँ जिस माहौल में होते हो उसके अनुसार जो है आपके शब्द जो है, आपकी बोली जो है, उसी का प्रभाव आपकी भाषा पर पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन सब कारणों से उच्चारण में अशुद्धता आती है, अतः इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने की विधियां। यानी आपको सबसे पहले तो ये बताया गया कि आपका उच्चारण अशुद्ध क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। अब उस अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी विधियां। तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियां व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही कारणों से पाई जाती हैं। अतः अशुद्ध उच्चारण तथा उसके कारणों के आधार पर शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। इसलिए इसे उपचारात्मक शिक्षण विधि भी कहते हैं। उपचारात्मक विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? नंबर 1 है आपकी परंपरागत उपचारी शिक्षण विधियां। भाषा शिक्षण के समय अनुकरण वाचन से उच्चारण की अशुद्धि का पता चल जाता है, परंतु कारण नहीं। अतः अशुद्ध शब्द का आदर्श वाचन दोहराया जाए। अगर फिर भी उच्चारण में सुधार ना हो तो सामूहिक अनुकरण का अभ्यास कराया जाए, और यदि वाचन संबंधी शारीरिक दोष हो तो डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। समझ गए? परंपरागत उपचार यानी उपचारी शिक्षण विधियां, यानी आपको उपचार करना है जहाँ जहाँ सबसे पहले तो आपको कारणों का पता लगाना है। जब आप भाषण शिक्षण करा रहे हो और अनुकरण वाचन से उच्चारण की अशुद्धि का पता चल जाता है, जैसे जब हम बच्चे से पढ़वाते हैं कोई चीज़ कि आप ये इस पाठ को पढ़िए, इस पहरे को पढ़िए, तो बच्चा जब पढ़ता है तो हमें उसके अशुद्ध उच्चारण का पता चल जाता है, लेकिन कारण का नहीं। अतः जो अशुद्ध शब्द का उसका जो शुद्ध उच्चारण होता है, जो आदर्श वाचन है, वो उससे कराना चाहिए। और फिर भी सुधारना हो तो उसे सामूहिक अनुकरण यानी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं सबको एक साथ बुलवाना चाहिए। और फिर भी कोई दोष है, वो दोष दूर नहीं हो पा रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई शारीरिक दोष तो नहीं है, यानी उसके ध्वनि यंत्र में तो कोई समस्या नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या उनसे हेल्प लेके हमें उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका
क्षेत्रीय एवं स्थानीय प्रभाव से होने वाले उच्चारण संबंधी दोषों को भी अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब इससे पहले आपका वो कारण था ना कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उससे संबंधित आपकी बोली पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे दोष जो हैं इसको अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब आपको भाषा का शुद्ध रूप जो है, वो जो शुद्ध शब्द हैं वो बोल बोल कर देखने होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हकलाने वाले बालकों में उच्चारण संबंधी दोष होना स्वाभाविक है, अतः शिक्षक को शब्दों का उच्चारण खंड करके अभ्यास कराना चाहिए और धैर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यानी कक्षा में जो अध्यापक है उसे पेशेंस रखना चाहिए। जो कोई बच्चा हकलाता है, उससे बोलने में समस्या आती है, उसे पूरा शब्द या पूरा वाक्य तो उससे खंड करके यानी टुकड़े टुकड़े करके बुलवाना चाहिए, ताकि उसकी जो अंदर की झिझक है वो दूर हो जाए और वो अपने शब्दों को अच्छे से बोल सके। फर्स्ट विधि थी आपकी परंपरागत वाली उपचारित शिक्षण विधि। नेक्स्ट आपकी विधि आती है मनोवैज्ञानिक उपचारित शिक्षण विधि। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, क्योंकि यह सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है। कौन सा? भाषा प्रयोगशाला। इसमें शिक्षक आदर्श वाचन करता है और छात्र उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता है। भाषा प्रयोगशाला का जो प्रश्न है वो मैं आपको विस्तार से करा चुकी हूँ मेरी पहले वाली वीडियो में, तो आप जान सकते हैं कि भाषा प्रयोगशाला क्या है। इसमें भाषा को सिखाया जाता है, स्पेशली लेबोरेटरी होती है, लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो ये जो है सबसे प्रभावशाली साधन है किस चीज़ का? भाषा का शुद्ध उच्चारण करवाने का, या भाषा को शुद्ध रूप में बच्चे से सिखाने का, उसे बुलवाने का। नेक्स्ट आपका आता है, टैप रिकॉर्डर से भी बच्चों के उच्चारण को टेप करके उन्हें सुनवाकर उनकी अशुद्धियों की जानकारी देकर उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। यानी बच्चे को अपने शब्दों को सुनवाकर कि आपकी जो है कहाँ पर गलती है, कहाँ नहीं है, तो आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इनका शुद्ध रूप से उच्चारण कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका, छात्रों के मन में भय, संकोच आदि के कारण भी वाचन की अशुद्धियां हो जाती हैं। अतः मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा प्रोत्साहन से उन नकारात्मक भावों को समाप्त करके उच्चारण को शुद्ध किया जा सकता है। यानी छात्रों के मन में भी भय होता है, जैसे किसी अध्यापक से उन्हें ज़्यादा डर लगता है या उन्हें किसी भी अध्यापक के सामने बोलने में संकोच महसूस होता है, तो इन कारणों का पता लगाकर हमें वाचन से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके लिए हमें मनोवैज्ञानिक परामर्श लेना चाहिए। यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें एज ए काउंसलर रखकर उनसे उन समस्याओं का निदान पूछना चाहिए और प्रोत्साहन से यानी बच्चों को प्रोत्साहित करके उनका जो नकारात्मक भाव है उसे समाप्त कर देना चाहिए। यानी बच्चों के अंदर जो कोई डर, भय है, झिझक है, उसे दूर कर देना चाहिए ताकि उनका उच्चारण जो है शुद्ध हो सके। उसके बाद आपका ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। फिर निष्कर्ष रूप में हम लिख देंगे, अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों के आधार पर उच्चारण में सुधार करवा सकता है तथा इन विधियों का प्रयोग करके भी करवा सकता है। ये विधियां तो है ही आपके पास, उपचारात्मक परीक्षण विधि और ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि, ये तो आपको बताई दी। इसके अलावा अध्यापक को भी, एक शिक्षक को भी जो है अभ्यास हो जाता है कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते, और उसे अनुभव हो जाता है कि बच्चों में कब जो है अशुद्ध उच्चारण होने की संभावना होती है, या उच्चारण या जो शब्दों का वो गलत उच्चारण करता है वो किन कारणों से करता है। तो वो अपने अनुभव के आधार पर भी शुद्ध उच्चारण करवा सकता है या उच्चारण में शुद्धता ला सकता है। और ये विधियां तो आपके पास हैं, इन विधियों का प्रयोग करके भी एक शिक्षक जो है उच्चारण में सुधार ला सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं।
इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।